जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के जो हैं वो अच्छा पेपर हुआ होगा। पेपर जो था इस बार थोड़ा कठिन आया था, पिछली बार की अपेक्षा पेपर थोड़ा नहीं काफ़ी कठिन आया था, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला। तो अगर किसी के नंबर कम बन रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ें ये है कि देखिएगा कि अब नई वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। एक वैकेंसी आने वाली है यूपी कांस्टेबल की और दूसरी आपकी एसएससी जीडी की, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसी आप लोगों की, और इनमें क्या है कि जीएस का आपका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जैसा देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पेट एग्ज़ाम में जैसे कि जीएस में सब धराशायी हो गए, इसी तरीके से अब आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को जीएस जो है बड़े अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए क्वेश्चन देखिएगा और उनको अपनी कॉपी वगैरह में नोट करते रहिएगा और सप्ताह में 10 दिन में अपना रिवाइज करते रहिएगा। आप लोगों के आराम से नंबर जो हैं अगली बार इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं वो लोग अपना जुड़ जाएं हमारे साथ में। और सबसे निवेदन है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा ये केवल क्लास केवल जीडी या कांस्टेबल के लिए नहीं है, जिसमें भी सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें भी जीएस पूछा जाएगा वो सभी क्लासेस के लिए, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कोई ना सोचे कि केवल जीडी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है या कांस्टेबल को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम जिनमें जीएस आनी है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो बताइएगा कि पाल साम्राज्य जो है वो भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो देखिएगा पाल साम्राज्य जो था एक भारत का मध्यकालीन भारत में, कब? मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था। महत्वपूर्ण राजवंश था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि ये भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? तो पूर्वी हिस्से से संबंधित थे। और पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपसे प्रश्न पूछे कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। किसने? गोपाल ने की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इनकी राजधानी जो थी, पाल वंश के राजाओं की राजधानी थी मुंगेर। क्या थी? मुंगेर राजधानी थी। और इसी पाल वंश का एक राजा था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल था, जिसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रश्न का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? बताइएगा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो देखिएगा अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य महाराणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि महाराणा प्रताप जो थे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो कौन सा इनके बाद में जो राजा बना जिससे जो उनके पुत्र बने राणा अमर सिंह, उनसे और किसने समझौता किया था? तो देखिएगा जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। हुआ क्या कि जो राणा अमर सिंह थे, जहांगीर जो अपना बेटा जिसका नाम क्या था? शाहजहां, इसको क्या कहते थे बचपन में? खुर्रम। क्या कहते थे? खुर्रम।
इसके द्वारा कई बार इनके यहाँ युद्ध करवाया और युद्ध करवाने के बाद में जहांगीर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और बाद में एक संधि करवाई। क्या करवाई? संधि करवाई, जो कि राणा अमर सिंह के लिए एक अपमानजनक संधि थी। और यही आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे, तो मेवाड़ के अंतिम शासक भी राणा अमर सिंह ही थे। ठीक है, मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? तो राणा अमर सिंह थे। दूसरे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद या रामादास? तो देखिएगा, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद लाए थे। कौन लाया? रामानंद लाए। और ये रामानंद जी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में। रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और ये कबीरदास के गुरु थे। किसके? कबीरदास के गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह को फांसी देना, कमाटा गारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो देखिएगा, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? कमाटा गारू घटना थी। क्या थी? कमाटा गारू घटना थी। देखो, पेट में ऐसे ही तो प्रश्न पूछे गए थे कि उन्होंने पूछा था कि कारण क्या था, आपसे डेट नहीं पूछी, कारण पूछा। ठीक है, तो कमाटा गारू घटना कब हुई थी? 1914 में। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? कनाडा में एक जहाज़ था जिसका नाम क्या था? कमाटा गारू। ठीक है, इस जहाज़ पर क्या थे? 376 यात्री सवार थे। कितने? 376 यात्री सवार थे। इनको क्या हुआ? इनको जो था, ये भारतीय थे, इनको कनाडा में नहीं घुसने दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इनको कनाडा में नहीं घुसने दिया गया था, जिस वजह से क्या हो गया था? गदर क्रांति जो थी वो प्रारंभ हो गई थी। और गदर क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो 1914 में। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है, बताइएगा। तो देखिएगा, अंडमान और निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब देखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम बताइएगा। तो क्या नाम है? सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है, जो कि किस में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या नाम है उसका? तो पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखिएगा, इतना नोट कर लिया हो तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सक्रिय ज्वालामुखी भी है यहीं पर, जिसका क्या नाम है? तो बैरन द्वीप है, या बैरन ज्वालामुखी है। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। चलिए यहाँ पर समझिएगा। अब कुल जो है 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार दोनों में मिलाकर कितने द्वीप हैं? 572 हैं, जिनमें से अंडमान में कितने हैं? तो अंडमान में है 550। कितने हैं? 550 हैं। और आपसे पूछा है निकोबार में कितने हैं? तो निकोबार में है 22। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अंडमान और निकोबार की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंडमान और निकोबार की राजधानी कितनी है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या 22 है और अंडमान में कितनी है? 550 है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, चांदी उत्पादन। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा झींगा उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति। मछली उत्पादन से नीली क्रांति। कौन सी संबंधित है? नीली क्रांति। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। तो छठे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अंडा उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो रजत क्रांति संबंधित है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। तो बताइएगा। तो देखिएगा जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत से नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकसताल, किससे? राकसताल से निकलती है। क्या करती है? राकसताल से निकलती है। और भारत में यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से। किस दर्रे से प्रवेश करती है ये बताइएगा? सिपकिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, लेकिन इसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। इसी सतलज नदी के ऊपर भारत में एक बांध है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नागल बांध। क्या नाम है? भाखड़ा नागल बांध। अब आप लोग बताइएगा ये भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? सतलज नदी पर तो है, किस राज्य में है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा ब्यास नदी आप लोगों की कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? जो हरिके बैराज है ना, उसी के पास से। ठीक है, रावी नदी और चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। किससे? बारालाचा दर्रा से। किससे? बारालाचा दर्रा से। ठीक है, और जो ब्यास नदी है ये कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। और रावी नदी तो ये भी कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। और कहाँ से? कुल्लू घाटी। कहाँ से? कुल्लू घाटी, रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड। तो देखिएगा जो दक्कन का पठार है, कौन सा? दक्कन का पठार, इसमें क्या होता है? काली मृदा पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन का पठार कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये केस में आता है, दक्कन का पठार में आता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? कपास के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। तो देखिएगा कर्नाटक में कौन सी है? कैगा है। कुडनकुलम कहाँ पर है?
तमिलनाडु में है। काकरापार कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नरोरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा कहाँ पर है? बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय, विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत या ग्लोबल? देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया और इन्होंने किस पर ध्यान दिया? कुटीर उद्योग पर। किस पर? कुटीर उद्योग पर इन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी वकालत की। इनके अनुसार ये तक कहना था कि उद्योग व परिसंपत्तियों पर कुछ लोगों का अधिकार ना होकर अधिक से अधिक लोगों का, ठीक है, नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कुटीर उद्योग और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शून्य काल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के समय का मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है कि शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल किसकी देन है? तो ये भारतीय संसद की देन है। पूरे विश्व में केवल शून्यकाल जो था वो शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो भारतीय संसद में। ठीक है, भारतीय संसद की देन है। समय आपसे पूछ लिया जाए कि शून्यकाल का समय क्या होता है, तो 12 बजे से दोपहर में, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के मध्य क्या होता है? 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल की देन किसको है? तो भारत है। ठीक है, और समय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12 बजे से 1 बजे के मध्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। किस आर्टिकल के द्वारा? तो 61 के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, न्यायाधीश को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है उसके ऊपर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जाता है। उसके ऊपर क्या होता है बताइएगा? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और यह कब से कब तक चली थी? 1974 से 1989 तक। लेकिन यह पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 1978 में क्या हुआ था? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। किसकी? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और यही एक योजना थी जो समय से पहले समाप्त हो गई थी, मतलब अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया था।
क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो फिर क्या हुआ था, 1978 से 1980 के बीच में कौन सी योजना आ गई थी, अनवरत योजना। कौन सी योजना लागू हो गई थी, अनवरत योजना, जिसको क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है फैराडे, हर्ट्ज, जूल या डेसिबल। डायरेक्ट आंसर मारिएगा, क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसको, एसिटिलीन को। किसको, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन को, क्योंकि एसिटिलीन को किया जाता है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो देखिएगा, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, टिश्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है बताइएगा। इसमें लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टैप या ऑप्टिकल डिस्क। तो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या होती है, ये द्वितीयक होती है, सेकेंडरी डिवाइस होती है। मैग्नेटिक ये भी द्वितीयक है, ऑप्टिकल डिस्क ये भी है, सीडी रोम ये भी द्वितीयक होती है। ठीक है, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये द्वितीयक हैं, सेकेंडरी डिवाइस हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऐश के लघु कण, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे, ऐश के लघु कण। ऐश मतलब क्या होगा, राख। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जली कट्टू के साथ जुड़ा है ओणम, कार्तिकई, त्रिचूर या पोंगल। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि जली कट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का। कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का त्यौहार है। और यह किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पोंगल के साथ। किसके, पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो बैल होते हैं ना, बैलों की दौड़ लगाई जाती है। ठीक है, बैलों की दौड़ लगवाई जाती है और बैलों पर क्या बांध दिया जाता है, सिक्के। और जो उस बैल को काबू कर लेगा ना जो व्यक्ति, वही उसके सिक्के, वो इनाम जो होता है वो उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, युवराज सिंह, मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम की
अनब्रेकेबल और युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो देखिएगा, प्राचीन ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? शतपथ ब्राह्मण से। महाजनी प्रथा जो है सबसे पहले कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा था? तो याज्ञवल्क्य ने लिखा था। किसने? याज्ञवल्क्य ने लिखा था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब उद्घाटन किया गया? बताइएगा। 1 मई 2015, 26 मई 2015, 15 अगस्त 2015, 26 नवंबर 2015। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे कि नई तकनीकी का प्रसार करना कृषि के लिए। ठीक है, नई तकनीकी का प्रसार करना, पानी का संरक्षण, जैविक खेती, इन सबको बढ़ावा देना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 मई 2015। कब उद्घाटन किया था? 26 मई 2015 को उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किस की उन्नत किस्म है? बैगन, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी। तो देखिएगा, जो पूसा रूबी है वो किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की। किसकी? टमाटर की है। और इसको ICAR दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। और यह जल्दी पकने वाली टमाटर की प्रजाति है। कैसी है? जल्दी पकने वाली। ठीक है, टमाटर की कुछ और प्रजातियां अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। जैसे कि पूसा गौरव, क्या नाम है? पूसा गौरव। इसी की एक प्रजाति है अविनाश, एक है सौरभ, ठीक है, सोनाली। ठीक है, ये सब किसकी हैं? तो टमाटर की किस्में हैं। तो सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। तो कौन सी हो जाएगी? गन्ना, क्योंकि व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। और यूपी में लगभग 13 से 15% के बीच में क्या होता है? गन्ना होता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर हैं? तो वो भी कहाँ पर हैं? यूपी में हैं। ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। बताइएगा। तो देखिएगा, सी रंगराजन ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना बताया है और शहरी क्षेत्र के लिए कितना बताया। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो 32 रुपये रोज़ खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है, देख लीजिएगा। और शहरी क्षेत्र में कोई 47 रुपये खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर शहरी पूछ ले तो 47 रुपये, ग्रामीण पूछ ले तो 32 रुपये। ऐसे इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट। इन्होंने कितना बताया था? तो इन्होंने ग्रामीण को बताया था कि जो भी ग्रामीण व्यक्ति जो है 27 रुपये खर्च करेगा पर डे वह गरीब नहीं होगा, और शहरी वाला 33 रुपये खर्च करेगा तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। 25वें प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के हमारे ये 25 प्रश्न थे। आप लोग बताइएगा कि हम लोग इसी तरह से रोज़ डेली क्लास इसी तरीके से रख लें, या अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए हो। ठीक है, अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए हो, जैसे कि हिस्ट्री में
या पॉलिटी में, जियोग्राफी में अगर रोज़ टॉपिक के हिसाब से प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या ऐसे ही मिक्स करके क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास जो है वो आप लोगों को 7:15 पर मिलती रहेगी रोज़। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। इसकी PDF जो है आप लोगों को वहीं पर मिलती रहेगी, ठीक है। हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जिसको भी ऑफलाइन बैच में पढ़ना हो तो ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग वहाँ से आकर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से शाम को 7:15 वाली क्लास पे। धन्यवाद।